हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ BSI एकेडमी क्लासेस। BSI एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। तो हम यहाँ पर UGC नेट के द्वारा जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो एग्ज़ाम आपका होता है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक सीरीज़ रेगुलर फॉलो कर रहे हैं। और आज इस सीरीज़ में हमारा जो क्वेश्चन नंबर होने वाला है वो 101 होने वाला है। ये जो सीरीज है ये 2025 में, ठीक है, जो जून में एनटीए के द्वारा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो यहां पर एग्जाम के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। और बहुत जल्दी जो आपका 2 तारीख को जो आपका यहां पर 2 जनवरी 2026 में जो एनटीए के द्वारा 2025 दिसंबर का जो एग्जाम जनवरी में कंडक्ट होने जा रहा है उसके भी क्वेश्चन जैसे ही वो एग्जाम पेपर यहां पर एक बार हो जाएगा उसके सारे क्वेश्चंस हम यहां पर सॉल्व करेंगे। और हमारे सारे कोर्सेज 2026 के जून के लिए स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो, सेट एग्जामिनेशन हो। बिहार में लाइब्रेरियन की आपको पता है हमारी हर एक लाइब्रेरियन की विद्यार्थी की यहां पर जीत हुई है। फाइनली यहां पर बहुत जल्दी आपको बिहार लेट लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। राजस्थान में भी अगर आप देखो तो यहां पर लाइब्रेरियन ग्रेड 3 बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। और आप सभी को पता है यहां पर जो एमपी सेट जो कि 11 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाला था, अब उसकी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा नई तिथि जो है वो 1 मार्च 2026 को घोषित कर दी गई है। तो यहां पर एमपी सेट भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों और मेरे साथियों, एक बहुत ही बेहतरीन और सुनहरा मौका इस समय। और यहां पर जो टीयर 2 केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस की जो भर्ती है उनके लिए टीयर 2 के लाइब्रेरियन के बैच भी हमारे ऑलरेडी कोर्सेज में स्टार्ट किए जा चुके हैं और वो चल रहे हैं। तो ये जितने भी कोर्सेज से लेके अगर आप कोई भी रिलेटेड इंक्वायरी लेना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी फर्दर इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाती। ठीक है, तो एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि क्या क्या चीजें चल रही हैं यहां पर, क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं। क्योंकि बीएसआई एकेडमी का जितने भी यहां पर लाइब्रेरियन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहां पर अवेयर कराना भी है। हिमाचल प्रदेश में भी यहां पर लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ चुकी है, तो कई राज्यों में यहां पर लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ चुकी है। तो ऐसे सभी छात्र जिनके पास यहां पर बी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, वो कई सारे अन्य राज्यों के लिए भी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उन नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 101 हमारा क्या होने वाला है। 100 तक हम बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आप किसी ने पुराने क्वेश्चंस को नहीं देखे तो आप जरूर जाके जो पुराने वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस को एक बार देख लो, क्योंकि उन सारे वीडियोस को देखने के बाद आप एक दो जितने भी, जैसे हम 2-3 पेपर सॉल्व करेंगे, आप पूरे पैटर्न को डिकोड कर दोगे, क्योंकि आप ये समझ जाओगे जो यहां पर यूजीसी के द्वारा जो एलिजिबिलिटी टेस्ट यहां पर आयोजित होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच पे आता है। सबसे पहले जरूरी क्या है, वो पूरा जो टेस्ट पेपर यहां पर क्वेश्चन पेपर होता है वो यहां पर एनालिटिकल अप्रोच पे होता है। यदि आपके यहां पर कॉन्सेप्चुअल बेस, अगर आपने यहां पर कॉन्सेप्चुअल बेस स्टडी कर रखी है, यानी कि आपके कॉन्सेप्ट्स कहें, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत इजीली डील कर पाओगे। अदरवाइज आपको क्वेश्चन को डील करने में यहां पर प्रॉब्लम आएगी। तो हमें यहां पर कॉन्सेप्चुअल देखना है, लेकिन ये जो सीरीज है ये सीरीज आपको वही कॉन्सेप्ट और पेपर को पढ़ने का जो पैटर्न है, ठीक है, पेपर को समझने का जो पैटर्न है, यहां पर वही डिकोड करने में सबसे ज्यादा जो हेल्प करने वाला है वो यहां पर यही करने वाला है। तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहां पर अलग अलग एक्ट्स दिए गए हैं, उनको यहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के थ्रू उन एक्ट को यहां पर अरेंज करना है।
ठीक है, तो मैं यहां पर आपको सारे एक्ट बताता हूं कि यहां पर कब कौन सा एक्ट आया। सबसे पहले जो इसका आंसर होने वाला है वो बता देता हूं, वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। एक बार हिंदी में भी देखते हैं कि निम्नलिखित अधिनियमों को कलाक्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि कब कौन सा एक्ट आया है उनको एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहां पर व्यवस्थित करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं इंडियन ट्रेजर ट्रूव एक्ट। अगर हम इंडियन ट्रेजर ट्रूव एक्ट की बात करें तो ये 1878 में आया। कब आया? इसके साथ साथ मेरे साथ याद करते चलो कि इंडियन ट्रेजर ट्रूव एक्ट जो है वो 1878 कब है यहां पर? 1878। ठीक है, उसके बाद हम और आगे चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट देखते हैं एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट की अगर हम यहां पर बात करें तो ये है यहां पर 1958 में आया। ध्यान देने बात योग्य है कि यहां पर इन सभी एक्ट्स को आपके ईयर बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इंडियन ट्रेजर एक्ट देख लिया 1878। नेक्स्ट हमने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट की बात करें तो वो जो है वो 1958 है। ठीक है, और आगे चलें हम यहां पर एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट की बात करें तो यह है 1972 में आया था। कब आया था? 1972 में। ठीक है, फिर फोर्थ की हम बात करते हैं पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट। पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट की बात करें तो यह जो है 1993 में आया था। ठीक है, और आप सभी को पता है यहां पर जो आरटीआई है, ठीक है, यहां पर जो आरटीआई है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहां पर आरटीआई के बारे में तो सभी को पता है। यहां पर अगर हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात करें, किस चीज की? यहां पर जो है हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की अगर बात करें, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की अगर हम बात करें तो यह जो एक्ट है यह 2005 में आया था। तो यहां पर ये इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। सबसे पहले यहां पर डी आ जाएगा क्योंकि 1878 इंडियन ट्रेजर ट्रूव एक्ट। उसके बाद यहां पर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट जो कि 1958 में आया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलें तो एंटिक्विटीज एंड आर्ट्स ट्रेजर एक्ट की बात करें तो यह जो है 1972 में आया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने देखा पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट 1993 में आया था। और लास्ट में हमने देखा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यह जो है 2005 में आया था। ठीक है, मैं आप लोगों को बार बार बोल के भी इसलिए बताता हूं कि कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीजें मेरे साथ साथ याद हो चले, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं बोल रहा कि यहां से आपके डायरेक्ट प्रश्न एज इट इज रिपीट होगा, लेकिन ये हो सकता है आगे वाले एग्जाम में जो आपका अभी हाल ही में 2 तारीख को भी आयोजित होने वाला है ना, उस एग्जाम में यहां पर आरटीआई या फिर इंडियन ट्रेजर ट्रूव एक्ट, पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट और 2 एक्ट कोई और डाल के उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उनका सीक्वेंस यहां पर आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन इर्द गिर्द जरूर रहते हैं, रेपिटेशन अगर नहीं भी हो तो क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है, क्वेश्चन यहां पर रेपिटेशन जरूर होते हैं। हिंदी में भी हम लगा लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहां पर फिर से हमें सीक्वेंस अरेंज करने की बात की गई है कि सीक्वेंस द एक्शंस फॉर इंप्लीमेंटिंग अ वर्चुअल रेफरेंस सर्विस इन अ स्पेशल लाइब्रेरी। ठीक है, यहां पर आपसे पूछा गया है जो वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल रेफरेंस सर्विस है, वर्चुअल रेफरेंस सर्विस जो होने वाली है, यहां पर वर्चुअल रेफरेंस सर्विस के स्टेप्स आपसे पूछे गए। ठीक है, यानी कि एक नई सर्विस। ठीक है, यहां पर जब भी कोई, याद रखना, जब कोई न्यू सर्विस, कोई भी किसी भी चीज की यहां पर जब भी किसी के द्वारा न्यू सर्विस शुरू की जाती है, ध्यान रखना, न्यू सर्विस यहां पर शुरू की जाती है, न्यू सर्विस जब भी कोई किसी के द्वारा शुरू की जाती है तो उसका लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है, तो उसका लॉजिकल सीक्वेंस क्या होता है यहां पर यह पूछा जा रहा है। यहां पर पूछा जा रहा है कि वर्चुअल रेफरेंस सर्विस में एक स्पेशल लाइब्रेरी में उसका लॉजिकल सीक्वेंस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले समझते हैं। इसका जो सीक्वेंस है सबसे पहले आएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आइडेंटिफाई यूजर नीड्स।
आइडेंटिफाई यूजर नीड्स, इससे अगर हम समझें तो सबसे पहले हमें यूजर की क्या जरूरत है, यूजर को क्या आवश्यकता है, यहां पर बात करें जो यूजर्स है, यूजर्स की जरूरत है, यूजर्स की जरूरत है और उनकी आवश्यकता को समझने के लिए जरूरत होती है, और उनकी आवश्यकता यानी कि उनकी जो नीड्स है, उनकी नीड्स को यहां पर समझने की आवश्यकता होती है। सबसे पहला जो आंसर होने वाला है इसका वो होने वाला है आइडेंटिफाई यूजर नीड्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा जो होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि सिलेक्ट वर्चुअल रेफरेंस सॉफ्टवेयर। अब सेलेक्ट वर्चुअल रेफरेंस सॉफ्टवेयर से क्या तात्पर्य होने वाला है, तो दोस्तों यहां पर सेलेक्ट वर्चुअल रेफरेंस सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो इसका तात्पर्य अगर देखें तो इसका तात्पर्य यह है कि सबसे पहले आपके नीड के हिसाब से, ठीक है, यानी कि आपकी जरूरत के हिसाब से, ध्यान देना, आपकी नीड या फिर आपके जरूरत के हिसाब से राइट या फिर सही सॉफ्टवेयर चुनना, राइट या फिर सही सॉफ्टवेयर चुनने की बात की गई है, राइट या फिर सही सॉफ्टवेयर जो है वो चुनने की बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो आ जाएगा देखो ऑप्शन नंबर सी, फिर आ जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट अगर हम चलें तो नेक्स्ट है यहां पर ट्रेन द स्टाफ। एक बात बताओ, सबसे पहले हमने किसी भी चीज को शुरू करने के लिए, किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए यहां पर जितने भी यूजर्स हैं उन यूजर्स की आवश्यकता को समझ लिया। अब जब हमने यहां पर यूजर की नीड को समझ लिया तो यूजर की नीड को समझने के बाद हमें यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि उस यूजर की नीड के हिसाब से यहां पर जो कौन सा सॉफ्टवेयर है वो यहां पर सही बैठने वाला है। तो सेकंड हमने क्या सुना, सेकंड हमने यहां पर चुना सिलेक्ट वर्चुअल रेफरेंस सॉफ्टवेयर। और थर्ड हमने चुनेंगे यहां पर कि भाई सॉफ्टवेयर चलाने के लिए उस स्टाफ को ट्रेंड की आवश्यकता है। ठीक है, उस यहां पर सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए ट्रेंड द स्टाफ, सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए भाई ट्रेंड द स्टाफ, कंप्लीटली यहां पर स्टाफ को ट्रेंड करने की आवश्यकता है। ठीक है, फिर इतनी सारी चीजें करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉन्च सर्विस पोर्टल। ठीक है, यानी कि यहां पर जो भी हमने यहां पर सर्विस बनाई है उस सर्विस को पब्लिक के लिए स्टार्ट करना। ठीक है, यहां पर उस सर्विस को ध्यान देना, उस सर्विस को यहां पर पब्लिक के लिए स्टार्ट करने की बात की जा रही है, उस सर्विस को यहां पर पब्लिक के लिए स्टार्ट करने की बात की जा रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस सर्विस को यहां पर क्या की जा रही है, उस सर्विस को पब्लिक के लिए स्टार्ट करने की बात, उस सर्विस को पब्लिक के लिए स्टार्ट करने की बात यहां पर की जा रही है, ध्यान देना। ठीक है, फिर ना लास्ट यहां पर जो आएगा वो आएगा मॉनिटर एंड इंप्रूव सर्विस, यानी कि फीडबैक लेकर सर्विस को बेहतर बनाना। ठीक है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर को अगर हम समझो, आप किसी भी चीज को अगर टेक्निकली यहां पर सॉल्व करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आप सामने वाले का फायदा देखो। तो जैसे ही आप उस यूजर की नीड समझते हो, उस यूजर्स की आवश्यकता समझते हो, तो उसके हिसाब से फिर आप यहां पर एक सॉफ्टवेयर चुनते हो कि मैं कैसे इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, भाई मैं कैसे इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से उस यूजर की नीड को सेटिस्फाई कर सकता हूं। जब आप ये चुन लेते हो तो फिर आप उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए आपको एक प्रॉपर डेकोरम, प्रॉपर स्टाफ की आवश्यकता होती है। उस स्टाफ को आप ट्रेनिंग देते हो या फिर वेल ट्रेंड करते हो उस वर्क को करने के लिए। समझ गए? उसके बाद यहां पर आप क्या करते हो, एक सर्विस पोर्टल, उस नीड के लिए एक पोर्टल बनाते हो जिससे यहां पर जो सर्विस है वो सर्विस आप डिलीवर कर सको। क्लियर? और लास्ट में आप उस सर्विस को डिलीवर करने के बाद यहां पर उस चीज की पूरी मॉनिटरिंग करते हो और यहां पर उस चीज का फीडबैक लेते हो, जिससे जो आपकी यूजर नीड है वो यहां पर एंड गोल, उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो सेटिस्फेक्शन उन लोगों को मिला, उन लोगों को प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि अल्टीमेट किसी भी सर्विसिंग के लिए यहां पर जो गोल होता है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी हमने बेहतरीन तरीके से समझ लिया, बहुत ज्यादा डिटेल्ड में अच्छी तरीके से समझ लिया। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो फिर से यहां पर एक अरेंजिंग का फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है।
ठीक है, यहां पर पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ऑक्यूरेंस ईयर। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी यहां पर जो लाइब्रेरी साइंस के जो इवेंट्स हैं, ठीक है, यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है एग्जामिनर, यहां पर जो लाइब्रेरी साइंस के जो इवेंट्स जितने भी हुए हैं ना, उन इवेंट्स को, ठीक है, उन इवेंट्स को ना यहां पर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उन इवेंट्स को ध्यान देना, उन इवेंट्स को यहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने की बात की जा रही है। उस इवेंट को यहां पर एक ध्यान देने योग्य बात है, उस इवेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने की यहां पर बात की जा रही है। समझ गए? ठीक है, तो सबसे पहले ये जितने भी लाइब्रेरी साइंस की इवेंट्स हैं, अब इस इवेंट्स को यहां पर अरेंज करना है। ठीक है, मैं आपके आंसर्स की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी कमेंट में जितने भी लोग लाइव हैं यहां पर जरूर इसका आंसर दें। कि एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले यहां पर पूछा गया है शून्य आधार बजटन प्रणाली का आरंभ। ठीक है, हम हिंदी में इंग्लिश में ही देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीरो बेस बजटिंग सिस्टम। ठीक है, सेकंड है यहाँ पे मार्क प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, यानी कि मार्क हमने अभी ऊपर ही देखा था, अब उस मार्क की यहाँ पर प्रोजेक्ट कंप्लीशन की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो पब्लिकेशन ऑफ डीडीसी 23rd एडिशन, और फोर्थ देखें तो टाइपोलॉजिकल स्टडी टुवर्ड्स मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, और फिफ्थ की बात करें तो स्टार्टिंग ऑफ ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले जो ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम है, ये जो है 1895 में हुआ एक लाइब्रेरी इवेंट है, और इसे जो है नीना ब्राउनी द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, नाम याद रखना यहां पर, नीना ब्राउनी द्वारा स्टार्टिंग ऑफ ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम दिया गया है। ठीक है, चलें नेक्स्ट सिस्टम की अगर हम यहां पर बात करें तो जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है यहां पर टाइपोलॉजिकल स्टडी टुवर्ड्स मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। ये किस लिए हेल्प करता है, जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट हैं उनके फॉर्मेशन, उनके मोड ऑफ फॉर्मेशन को अरेंज करने की बात करता है, और यह जो है 1950 में एस आर रंगनाथन के द्वारा दिया गया था। 1950 में जो है एस आर रंगनाथन के द्वारा दिया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहां पर मार्क प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, तो मार्क हम सबको पता है यहां पर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, यहां पर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और ये कब कंप्लीट हुआ था, तो यह जो है 1968 में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, फिर और आगे चलते हैं, फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ जीरो बेस बजटिंग सिस्टम। ठीक है, ZBB भी बोलते हैं इसको, यहां पर ZBB इसका जो एब्रीविएशन है वो है, यहां पर ध्यान देना, ZBB। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है पुराने एग्जामिनर में, इसकी फुल फॉर्म है यहां पर जीरो बेस बजटिंग सिस्टम। जीरो बेस बजटिंग, जीरो बेस बजटिंग सिस्टम, ध्यान देना, और इसकी जो स्थापना है वो यहां पर 1970 में की गई थी, और इसे जो है पीटर फायर के द्वारा दिया गया है। पीटर फायर के द्वारा यहां पर दिया गया है। और आगे चलें, फिर नेक्स्ट है यहां पर पब्लिकेशन ऑफ डीडीसी 23rd एडिशन। ठीक है, कौन सा यहां पर पब्लिकेशन ऑफ डीडीसी 3rd एडिशन, इसे जो है वो 2011 में यहां पर दिया गया है। क्लियर है? तो पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जितना भी लाइब्रेरी साइंस इवेंट का है वो हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। तो सबसे पहले हमने यहां पर ई देखा, फिर डी देखा, फिर यहां पर हमने बी देखा दोस्तों, फिर ए देखा, फिर सी देखा। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट? ई डी बी ए सी पूरे हमने देख लिए यहां पर। चलें और आगे। देखो हर एक क्वेश्चन में हम इतना ज्यादा टाइम पता है क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने अभी आपसे बात की कि यहां पर जो पेपर आता है ना वो एनालिटिकल है। अगर आप रोज भी ये 30-30 40-40 मिनट की वीडियो देख लोगे तो जो पेपर का जो पैटर्न होता है ना उसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिकोड कर लोगे। और जरूरत इसी बात की है कि एक बार अगर हमने पेपर को पूरा कंप्लीटली डिकोड कर लिया, तो एक बात बताऊं दोस्तों साथियों मेरे, कोई भी प्रश्न पत्र ऐसा नहीं होता जो यहां पर सॉल्व नहीं किया जा सके।
ठीक है ना। चलो और आगे चलते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। चलो यहाँ पर कंप्यूटर आईसीटी से आपसे क्वेश्चन है। आईसीटी के क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। मैंने आपको पहले ही बताया जो आईसीटी की है, क्योंकि ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में है। ठीक है, पेपर 1 हो गया चाहे वो आपका पेपर 2 हो, ये दोनों में है और ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है, आप ये समझना। ये दोस्तों जो है ना, ये एक प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, अरेंज द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स क्रोनोलॉजिकल इन ऑर्डर टू ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं हिंदी में भी कि निम्नलिखित प्रोटोकॉल को उनके उत्पत्ति के वर्ष के अनुसार उनके काल क्रम में व्यवस्थित करने का काम करना है। ठीक है, करें इसको सॉल्व। चलो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं एफटीपी। एफटीपी की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। यह क्या है दोस्तों, यह एक प्रकार का, ध्यान देना, यह एक प्रकार का जो है ना, यह एक प्रकार का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और यह जो है 1971 में। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? ठीक है, इसकी स्टार्टिंग की बात करें, इसकी स्टार्टिंग की अगर बात करें दोस्तों, तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी यहां पर 1971 में। कब हुई थी? 1971 में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टीसीपी और आईपी। यह जो है ये इंटरनेट के स्टैंडर्ड बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो हमारा इंटरनेट है उनके जो स्टैंडर्ड्स है, इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स के लिए इनकी यूज किया जाता है। इंटरनेट के स्टैंडर्ड के लिए यह यूज किया जाता है, इंटरनेट के स्टैंडर्ड के लिए यूज किया जाता है। मैं बार बार रिपीटेशन इसलिए करता हूं जिससे आपको कंप्लीटली और बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाए। टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल की बात करें तो यह जो है 1983 में आया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहां पर HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म की अगर हम यहां पर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्तमान में, ध्यान देना, वर्तमान में यहां पर HTTP-PS आने लगा है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर यहां पर आने लगा है। इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्टार्टिंग की बात करें, तो इसके ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन 1991 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? यहां पर टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसकी स्टार्टिंग की गई थी। ठीक है, ये देखो यहां पर, देखो आई गया यहां पर, नेक्स्ट HTTP-PS आ गया। यहां पर इसकी स्टार्टिंग 1994 में नेटस्केप के द्वारा इसकी स्टार्टिंग की गई थी। किसके द्वारा? यहां पर इसकी स्टार्टिंग नेटस्केप के द्वारा की गई थी। क्लियर है, ये भी क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट है यहां पर IPv6। ठीक है, कौन सा? यहां पर IPv6। IPv6 की अगर हम यहां पर बात करें, IPv6 जो है यह एक प्रकार का एडॉप्शन बेस्ड मेथड है। ठीक है, यह एक प्रकार का एडॉप्शन बेस्ड मेथड है। कौन सा मेथड है? यह एक प्रकार का एडॉप्शन बेस्ड मेथड है और इसकी स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो इसकी स्टार्टिंग यहां पर 1998 में की गई थी। क्लियर है, तो इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 डी सबसे पहले, फिर ACEB। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर यूनेस्को। यूनेस्को से संबंधित यहां पर क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट पिलर्स ऑफ नॉलेज सोसाइटी एज रिफ्लेक्टेड इन यूनेस्को बिल्डिंग नॉलेज सोसाइटीज। एक बार हिंदी में भी देखते हैं फिर समझते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, पहले बताओ यहां तक क्लियर है? यार एक बार जरूर आप लोग सभी क्वेश्चन वीडियोस देखते तो उसके बाद कमेंट जरूर कर दिया करो, क्योंकि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं ये जो चैनल है ये चैनल सिर्फ आपके लिए। यहाँ पर आपके अगर कोई सुझाव हो तो यहाँ पर वो भी आप लोग जरूर बताओ, क्योंकि ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेन अल्टीमेटिव मोटो यहाँ पर जो गोल है ना वो सिर्फ आपके लिए। यहाँ पर हर एक, जैसे हमने अभी यूजर की बात करी, तो यहाँ पर हर विद्यार्थी को लाभ होना चाहिए। और आपको किन किन चीजों में प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ आपकी आवश्यकता, कहाँ कहाँ आपको नीड है, तो वो सब भी आप बताओ। तो वो सब चीजें भी आप लोगों के लिए हम धीरे धीरे स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको फ्री यूट्यूब पे मिलेंगी और बाकी जितनी भी इन डेप्थ और डिटेल चीजें वो आपको यहाँ पर पेड कोर्स जो हमारे ऑलरेडी कोर्सेज चल रहे हैं BSI एकेडमी पे आप देख सकते हो, वो सारी चीजें आपको वहां मिल जाएगी।
ठीक है, क्लियर है। चलो, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से यूनेस्को द्वारा ज्ञान समाज निर्माती में यथा प्रतिबिंब ज्ञान समाज के घटक स्तंभ है। ठीक है, यहां पर मैं आपको बेसिकली बताऊं ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। यहां पर जो यूनेस्को नॉलेज की जो सोसाइटी पिलर्स हैं, यहां पर ध्यान रखना, यहां पर जो यूनेस्को नॉलेज है, उस यूनेस्को नॉलेज की सोसाइटी पिलर्स की यहां पर बात की जा रही है। उस यूनेस्को नॉलेज की सोसाइटी पिलर्स की जो है यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, क्योंकि यूनेस्को के बिल्डिंग नॉलेज सोसाइटी की रिपोर्ट के 4 मुख्य पिलर हैं यहां पर। ठीक है, अगर आप देखो यूनेस्को नॉलेज सोसाइटी पिलर्स की यहां पर बात की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है, ध्यान देना। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहां पर जो यूनेस्को की बिल्डिंग नॉलेज सोसाइटी है, ध्यान देना, यहां पर प्रश्न में यूनेस्को की जो बिल्डिंग नॉलेज सोसाइटी जो है, यूनेस्को की जो बिल्डिंग नॉलेज जो सोसाइटी यहां पर जो रहने वाली है, उस सोसाइटी रिपोर्ट के, उस सोसाइटी रिपोर्ट के मुख्यतः अगर हम बात करें, ठीक है, मेनली अगर हम बात करें उस सोसाइटी रिपोर्ट के मेनली यहां पर 4 पिलर्स हैं। ठीक है, और वो 4 पिलर्स कौन कौन से हम देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है यहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। कौन सा है यहां पर? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। दूसरे पिलर की अगर हम बात करें तो दूसरा जो पिलर है वो है यहां पर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज जो है वो यहां पर सेकंड पिलर है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर थर्ड पिलर की दोस्तों बात करें तो थर्ड पिलर है यहां पर क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल जो है ये यहां पर थर्ड पिलर है। और फोर्थ पिलर की अगर हम यहां पर बात करें तो वो है यहां पर रेस्पेक्ट फॉर कल्चर। ठीक है, रेस्पेक्ट फॉर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ये जो है ये यहां पर फोर्थ है। ठीक है, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ए सी एंड डी ओनली। देखो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इस रिपोर्ट के मेनली जो 4 पिलर हैं, यानी कि जो 4 स्तंभ है वो चारों स्तंभ देख लिए। अब वो चारों स्तंभ कौन कौन से? सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। दूसरा कौन सा है यहां पर? यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ठीक है, थर्ड कौन सा है यहां पर? क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। और फोर्थ कौन सा है यहां पर? रेस्पेक्ट फॉर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। ठीक है, तो यहां पर जो फर्स्ट होने वाला है वो होने वाला है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने देखा क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, और नेक्स्ट हमने देखा यहां पर रेस्पेक्ट फॉर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? समझ आ गया होगा यहां पर। यानी कि सबसे पहले यहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और नेक्स्ट जो होगा हिंदी में देखें तो सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और थर्ड होगा यहां पर सूचना समाज। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। क्लियर है? सारी चीजें आपको क्लियर होती चल रही है बढ़िया तरीके से? चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। सबसे पहले यहां पर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। यानी कि एक बार हिंदी में भी और देख लेते हैं। यानी कि निम्नलिखित में से कौन से एक सूचना समाज के आवश्यक तत्व हैं। यानी कि यहां पर ये कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, उन एलिमेंट से यहां पर इंफॉर्मेशन सोसाइटी के, ध्यान देना, उन एलिमेंट्स में से यहां पर इंफॉर्मेशन सोसाइटी के
कौन से यहां पर नेसेसरी एलिमेंट्स है ये आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर कौन से नेसेसरी एलिमेंट्स है ये आपसे पूछा जा रहा है। अब ध्यान देना, मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना कि यहां पर किसी भी सिक्योर इंफॉर्मेशन, ठीक है, ध्यान देना, देखो क्या प्रश्न में कहा जा रहा है, मैं क्या बता रहा हूं। यहां पर ना किसी भी सिक्योर इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार की सिक्योर इंफॉर्मेशन के साथ साथ उस सिक्योर इंफॉर्मेशन सिस्टम और सिक्योर इंफॉर्मेशन सिस्टम या सोसाइटी के, उस सोसाइटी के ना दोस्तों यहां पर सोसाइटी के यहां पर तीन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। ध्यान देना, उस सोसाइटी के यहां पर तीन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, तीन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और जिसे हम CIA, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, CIA ट्रायड कहते हैं। क्या कहते हैं? CIA ट्रायड कहते हैं। CIA ट्रायड कहते हैं, ध्यान देना। अब CIA ट्रायड है क्या? ठीक है, यहां पर जो CIA ट्रायड जो हमने टर्म यूज करा है वो CIA ट्रायड इंफॉर्मेशन सोसाइटी के नेसेसरी एलिमेंट्स में है क्या? सबसे पहले सी से बात करें तो सी से बात है यहां पर कॉन्फिडेंशियली, कॉन्फिडेंशियली यानी कि जो भी यहां पर डेटा है, ध्यान देना, जो भी यहां पर डेटा है वो डेटा यहां पर सीक्रेट रहे या फिर कॉन्फिडेंशियली रहे, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहां पर बात करें तो CIA नेक्स्ट यहां पर मिलेगा हमें आई यानी कि इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी से तात्पर्य है दोस्तों डेटा सही और मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी डेटा है वो यहां पर सही तो होना चाहिए, डेटा सही, और उसके साथ साथ वो डेटा किसी भी तरीके से यहां पर मॉडिफाई किया हुआ, वो डेटा यहां पर मॉडिफाई किया हुआ नहीं होना चाहिए। मॉडिफाई किया हुआ जो है वो यहां पर डेटा जो है नहीं होना चाहिए, यानी कि जो डेटा है वो यहां पर अनमॉडिफाई होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यहां पर जो डेटा है वो ही दोस्तों याद रखना वो अनमॉडिफाइड रहे, वो कंप्लीटली अनमॉडिफाइड रहे, यहां पर ये बात की जा रही है। और ए से तात्पर्य दोस्तों यहां पर अवेलेबिलिटी, ठीक है, यानी कि जब जब यहां पर जरूरत पड़े, जब जब यहां पर नीड पड़े, यानी कि आवश्यकता पड़े, या फिर जब जब यहां पर जरूरत पड़े, जब जब यहां पर जरूरत पड़े तो वो डेटा यहां पर मिल सके, तो वो डेटा यहां पर प्रोवाइड किया जा सके, इसे हम कहते हैं नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। और जिसमें यहां पर हमने एक ट्रायड सिस्टम देखा, वो ट्रायड सिस्टम दोस्तों था यहां पर CIA, यानी कि सी से कॉन्फिडेंशियली, आई से यहां पर दोस्तों इंटीग्रिटी, और ए से हो जाएगा यहां पे अवेलेबिलिटी, यानी कि ACD आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होने वाला है वो आपका यहां पर करेक्ट आंसर होने वाला है। सॉरी, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? सब कुछ क्लियर है? यहां तक किसी को कोई भी डाउट या सारी चीजें क्लियर है तो अपन आगे चलें। आप लोग क्वेश्चन ना क्वेश्चन जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग ट्राई करा करो यहाँ पर आंसर देने का, क्योंकि अगर जब तक आप लोग आंसर्स नहीं दोगे ना या आंसर सोचोगे नहीं तो वो एक जो डेवलप है, ठीक है, वो जो यहाँ पर आंसर सॉल्विंग करने की जो टेक्निक और डेवलपिंग होता है, जो ब्रेन बार बार उस टेक्निक को यहाँ पर डेवलप्ड कर लेता है, वो टेक्निक यहाँ पर डेवलप नहीं होगी, क्योंकि कई बार हमें ऑप्शन में एलिमिनेशन मेथड्स का भी यूज करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंट्रोल्ड वोकेबलरीज फॉल ब्रॉडली इनटू दी फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर कंट्रोल्ड वोकेबलरीज का मतलब क्या होता है। जो यहाँ पर आपसे कंट्रोल्ड वोकेबलरीज जो पूछा जा रहा है, इस कंट्रोल्ड वोकेबलरीज का मतलब क्या है
क्योंकि ये किस टर्म के लिए यहां पर यूज किया जा रहा है। कंट्रोल्ड वोकेबलरीज का दोस्तों यहां पर मतलब है प्री डिफाइंड टर्म्स की लिस्ट। ठीक है, कंट्रोल्ड वोकेबलरीज का दोस्तों यहां पर मतलब है एक प्रकार की प्री डिफाइंड टर्म्स की लिस्ट होना। क्या होना? प्री डिफाइंड टर्म्स की लिस्ट होना। प्री डिफाइंड टर्म्स की लिस्ट होने का जो मतलब है वो है यहां पर कंट्रोल्ड वोकेबलरीज। ठीक है, अब वो प्री डिफाइंड जो लिस्ट है, कंट्रोल्ड वोकेबलरीज में जो प्री डिफाइंड लिस्ट है वो टर्म्स यहां पर कौन कौन से हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट। कौन सा है यहां पर? सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करें तो वो है यहां पर थिसॉरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर नेक्स्ट की अगर हम बात करें कौन सा आएगा तो वो आएगा यहां पर ऑन्टोलॉजीज। ठीक है, ऑन्टोलॉजीज का मतलब यहां पर ये होता है कि जितने भी यूजर्स होते हैं, जितने भी यहां पर यूजर्स हैं, जितने भी उपयोगकर्ता हैं, वो यूजर्स यहां पर सारे की सारे यूजर्स वो क्या करते हैं? वो यहां पर खुद से टैग्स बनाते हैं। वो यहां पर खुद से टैग्स बनाते हैं और इंफॉर्मेशन सोसाइटी को यहां पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हमने ऑप्शन नंबर ए देखा, फिर बी देखा, फिर देखा हमने डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए बी डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिव्यू टाइप सर्विसेज। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जितने भी हमारी रिव्यू टाइप सर्विसेज होती हैं वो रिव्यू टाइप सर्विसेज क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बहुत शॉर्ट में रिव्यू टाइप सर्विस को समझने की बात करें तो रिव्यू टाइप सर्विसेज ऐसी सर्विस होती हैं, ध्यान देना, रिव्यू टाइप सर्विस जो है वो यहां पर ऐसी सर्विस होती हैं जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर को, जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर को यहां पर समराइज करने का काम, जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर को समराइज और इवेल्यूट करने का काम करती है, और इवेल्यूट करने का यहां पर काम करती हैं, और इवेल्यूट करने का यहां पर काम करती हैं। ठीक है, रिव्यू टाइप सर्विस वो सर्विस है, रिव्यू टाइप सर्विस दोस्तों यहां पर वो सर्विस है, ध्यान देना, जो जितना भी यहां पर एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उस एग्जिस्टिंग लिटरेचर को प्रॉपर वे में, उस एग्जिस्टिंग लिटरेचर को प्रॉपर वे में समराइज। ठीक है, क्या क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि उस एग्जिस्टिंग लिटरेचर को यहां पर प्रॉपर वे में समराइज और उसके साथ साथ, और उसके साथ साथ प्रॉपर वे में समराइज और उसके साथ साथ यहां पर उसको इवेल्यूशन या फिर इवेल्यूट करने का भी काम करती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीजें सबसे पहले देखी जाती हैं, जितने भी रिपोर्ट्स हैं उनका ट्रेंड क्या है, यानी कि ट्रेंड रिपोर्ट्स इसमें देखी जाती हैं। क्या देखा जाता है इसमें? ट्रेंड रिपोर्ट सबसे पहले देखी जाती है, और उसके बाद जो यहां पर देखी जाती है वो देखी जाती है स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट। क्या देखी जाती है यहां पर? स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट। दूसरा यहां पर देखी जाती है स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट, यानी कि किसी टॉपिक की करंट सिचुएशन का, ध्यान देना, यहां पर किसी भी टॉपिक की, किसी भी टॉपिक की करंट सिचुएशन का, उस टॉपिक की करंट सिचुएशन, क्या करंट सिचुएशन क्या है, उस टॉपिक की करंट सिचुएशन का पूरा रिव्यू देने का जो काम करती है, पूरा कंप्लीट रिव्यू देने का जो काम करती है वो करती है, जिससे हमें जितना भी यहां पर करंट अवेयरनेस है, ठीक है, क्या जितना भी यहां पर करंट अवेयरनेस है, उस करंट अवेयरनेस के साथ साथ जितने भी दोस्तों यहां पर न्यूज क्लिपिंग्स हैं, ठीक है, न्यूज क्लिपिंग्स हैं, और न्यूज क्लिपिंग्स के साथ साथ जितनी भी यहां पर अलर्टिंग सर्विसेज हैं वो अलर्टिंग सर्विसेज हमें प्रोवाइड होती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है? ट्रेंड रिपोर्ट, और दूसरा हमें देखने को मिलता है स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी एंड ई।
क्लियर है? क्लियर है यहां तक सारी चीजें बढ़िया तरीके से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई इंडियन पेटेंट डेटाबेसेस फ्रॉम द लिस्ट। यहां पर इंडियन पेटेंट, जितने भी यहां पर भारतीय पेटेंट है, उन डेटाबेस को यहां पर लिस्टिंग करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें यहां पर जो इंडियन पेटेंट डेटाबेस है वो दो ही यहां पर इंडियन पेटेंट डेटाबेस है। एक तो है यहां पर इनपास और दूसरा है दोस्तों यहां पर पेट स्टेट। ठीक है, पेट स्टेट। अब इनपास और पेट स्टेट को हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर इनपास क्या है और दूसरा यहां पर पेट स्टेट क्या है। सबसे पहले हम इनपास की दोस्तों फुल फॉर्म देखते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन पेटेंट एडवांस रिसर्च सिस्टम। क्या फुल फॉर्म है इसकी? इंडियन पेटेंट एडवांस्ड रिसर्च सिस्टम जो है वो इसकी फुल फॉर्म यहां पर होने वाली है। इंडियन पेटेंट एडवांस रिसर्च सिस्टम जो है वो यहां पर इसकी फुल फॉर्म होने वाली है। और यह जो है भारत सरकार या फिर इंडिया गवर्नमेंट का, भारत सरकार या फिर यहां पर इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है। ये क्या है? ये इंडियन गवर्नमेंट का, ध्यान देना, ये इंडियन गवर्नमेंट का यहां पर ऑफिशियल पोर्टल है जहां पर आप इंडियन पेटेंट्स, जितने भी इंडियन जो पेटेंट्स हैं, ठीक है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी पूरा बना रखा है, जहां पर जितने भी इंडियन पेटेंट्स हैं उन इंडियन पेटेंट्स को आप सर्च करने का, उन इंडियन पेटेंट्स को यहां पर सर्च करने का काम आप कर सकते हैं। उन इंडियन पेटेंट को सर्च करने का आप यहां पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है इनपास यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सॉरी। और दूसरा है यहां पर पेट स्टेट। ठीक है, दूसरा क्या है यहां पर? पेट स्टेट। पेट स्टेट यहां पर दूसरा है। पेट स्टेट जो है यह भी एक प्रकार का इंडियन पेटेंट डेटाबेस है। ध्यान देना, यह भी एक प्रकार का जो है इंडियन पेटेंट डेटाबेस है। यह भी एक प्रकार का, ध्यान देना, इंडियन पेटेंट डेटाबेस है। और यह जो है एनालिटिकल प्लेटफॉर्म है जो स्पेसिफिक तौर पर, यह एक प्रकार का एनालिटिकल वाइज प्लेटफॉर्म है जो स्पेसिफिक तौर पर, ठीक है, जो जनरली स्पेसिफाइज वे पर जितने भी इंडियन पेटेंट है, जितने भी यहां पर इंडियन पेटेंट है, उन इंडियन पेटेंट डेटा पर फोकस करने का, उन इंडियन पेटेंट डेटा पर यहां पर फोकस करने का काम करते हैं। उन इंडियन पेटेंट डेटा पर यहां पर फोकस करने का काम करते हैं। एक ये है यहां पर, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी एंड सी होगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत जल्दी हमारी पूरे क्वेश्चंस डिस्कस होने वाले हैं। ठीक है, यहां पर बहुत आसान क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द नेशनल नॉलेज कमीशन। ये नेशनल नॉलेज कमीशन को मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाया था, उसमें पूरा यहां पर मैंने आपको सॉल्व कराया है कि नेशनल नॉलेज कमीशन यहां पर है क्या और इसका मेन रोल है, मेन फंक्शन यहां पर क्या है। ठीक है, तो कई बार ये एनकेसी से नाम से ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो इसकी फुल फॉर्म होने वाली है दोस्तों वो होने वाली है यहां पर नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल नॉलेज कमीशन जो है सबसे पहले यहां पर उसकी फुल फॉर्म होने वाली है। ठीक है, और एनकेसी जो है वो 2005 से लेके 2008 तक, ठीक है, 2005 से लेके 2008 तक के बीच में जो इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य यह है कि भारत को, यानी कि इंडिया को एक नॉलेज सुपर पावर बनाना, इंडिया को एक नॉलेज सुपर पावर बनाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। इंडिया को एक नॉलेज सुपर पावर बनाना इसका यहां पर मुख्य उद्देश्य है। इसका यहां पर मुख्य उद्देश्य जो है वो यही है कि इंडिया को एक नॉलेज सुपर पावर बनाना। ठीक है, तो सबसे पहला यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा कि प्रमोट ओपन एक्सेस अक्रॉस द नेशन। ठीक है,
फिर यहां पर नेक्स्ट होगा प्रमोट अ नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोमोट ओपन एक्सेस अक्रॉस द नेशन का समझते हैं, यानी कि जितने भी हमारी देश भर में जो भी जानकारी है उन सभी जानकारी को यहां पर सभी के लिए आसानी तक पहुंच सके और उन सभी को आसानी से सुलभ बनाने का काम करना, यानी कि प्रमोट ओपन एक्सेस अक्रॉस द नेशन। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर प्रमोट अ नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी, यानी कि एक ऐसे समाज का यहां पर निर्माण करना जहां पर प्रगति, ठीक है, जहां पर देश की प्रगति ही उसका आधार हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहां पर दोस्तों एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। ठीक है, हायर एजुकेशन में सरकार को सुधार के लिए समय समय पर सलाहकार देना, सलाहकारी या फिर एडवाइजरी देना। ठीक है, जैसे कि जितनी हमारी यहां पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज समय समय पर जो अपडेट हुई हैं, तो वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज भी इसलिए अपडेट हुई हैं ताकि समय समय पर उच्च शिक्षा को बेहतर यहां पर बनाया जा सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहां पर डेवलप अ नेशन वाइड, एक सेकेंड, नहीं नहीं ई नहीं होगा यहां पर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी एंड डी ओनली। यहां पर जो नेशनल नॉलेज कमीशन है उसके यहां पर ये 3 मेन रोल है। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो दो यहां पर देखो, जनरेट रेवेन्यू थ्रू पेड मेंबरशिप इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमने बात करी कि नेशनल नॉलेज कमीशन को तो भारत इंडिया को एक नॉलेज सुपर पावर बनाना है। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य यहां पर पैसे कमाने के लिए नहीं है, बल्कि यहां पर ये तो एक प्रकार का इस तरीके का ओपन एक्सेस है। ठीक है, इस प्रकार का ओपन एक्सेस है कि इसको तो यहां पर, इसको दोस्तों यहां पर सभी को, जितने भी लोग हैं इसको यहां पर सभी को मुफ्त में चीजें बांटना है भाई, मुफ्त में चीजें बांटना है या फिर फ्री में चीजें बांटना है। यहां पर फ्री में चीजें बांटने का काम करना है, ध्यान देना, फ्री में चीजें बांटने का यहां पर काम करना है, समझ गए? सॉरी। तो यहां पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एनकेसी के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं, ये हमने देख लिए। चलो नेक्स्ट हमने यहां पर क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। जीओएपी भी मैंने आपको यहां पर एक यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से सॉल्व कराया था। ये जितने भी क्वेश्चन है डायरेक्टली आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जीओएपी की अगर हम फुल फॉर्म की यहां पर बात करें तो जीओएपी की जो फुल फॉर्म है वो है यहां पर ग्लोबल ओपन एक्सेस पोर्टल। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों यहां पर ग्लोबल ओपन एक्सेस पोर्टल। ठीक है, अब इसका यहां पर कार्य क्या है, इसका यहां पर फंक्शन क्या है, ध्यान देना। यह एक प्रकार का ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, यह एक प्रकार का ऐसा प्लेटफॉर्म है, ध्यान देना, जो दुनिया भर में, जो यहां पर दुनिया भर में, ये एक प्रकार का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर में ओपन एक्सेस की स्थिति को, ठीक है, जो दुनिया भर में ओपन एक्सेस की स्थिति को दर्शाने का काम करता है, जो दुनिया भर में, ध्यान देना, ओपन एक्सेस की स्थिति को दर्शाने का काम करता है, ओपन एक्सेस की स्थिति को दर्शाने का काम करता है कि इसमें इनका योगदान जो है, इसमें इनका योगदान यहां पर कितना क्या है, योगदान यहां पर ध्यान देना कितना क्या योगदान है, यह दर्शाने का काम करता है। सबसे पहला तो यूनेस्को की हम बात कर लेते हैं। तो यूनेस्को एक मुख्य पहल, एक इसी प्रकार का इनिशिएटिव है। दूसरा यहां पर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का इस स्पोर्ट, ये जो डेवलपमेंट का, ठीक है, जितना भी यहां पर जो डेवलपमेंट कार्य किया जा रहा है, यानी कि विकास कार्य जो किया जा रहा है उससे रिलेटेड पोर्टल है। ठीक है, उससे रिलेटेड यहां पर जितना भी डेटा है वो यहां पर आपको पूरा मिल जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो है रेडाल्स। ठीक है, यह एक बड़ा ओपन एक्सेस रिपोजिटरी है जो जितने भी यहां पर चीजें इशू हो रही हैं वो यहां पर दिखाता है। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ए सी एंड डी ओनली। चलें, थोड़ा सा हम लोग तेज चल रहे हैं क्योंकि हमारे फिर क्वेश्चंस थोड़े से यहां पर कम रह जाते हैं। तो नेक्स्ट हम कोलोन क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। कोलोन क्लासिफिकेशन तो कई बार यहां पर पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट यहां पर इन कोलोन क्लासिफिकेशन पी पर्सनैलिटी फेसेट ऑफ द मेन क्लास
जे एग्रीकल्चर इज मेड ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ठीक है, यहां पर सबसे पहले जो कोलोन क्लासिफिकेशन जो है, यहां पर ध्यान देना, जो यहां पर कोलोन क्लासिफिकेशन की जो बात की जा रही है उसे यहां पर डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? यहां पर डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने यहां पर कोलोन क्लासिफिकेशन की बात की जा रही थी और इन्होंने जो जे एग्रीकल्चर जो बताया था, जे एग्रीकल्चर जो इन्होंने यहां पर बताया था उसके फेसेट में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसके यहां पर फेसेट में क्या कंपोनेंट्स हैं, ये यहां पर बात की गई थी। क्या यहां पर कंपोनेंट्स होने वाले हैं, ये बात की गई थी। सबसे पहले तो यूटिलिटी एरे है। ठीक है, सबसे पहले तो उसके यूज के आधार पर बनता है, यानी कि यूटिलिटी एरे। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा यहां पर पार्ट एरे। ठीक है, यानी कि उसका कौन सा हिस्सा जो है, कौन सा पार्ट है जो यहां पर यूज किया जा रहा है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहां पर नेक्स्ट है यहां पर जीनस स्पेसीज नंबर, यानी कि उसकी विशेष जाति, उसकी विशेष स्पेसीज यहां पर क्या होने वाली है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, ए एंड सी ओनली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1115, यहाँ पर 115, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे क्योंकि फिर बहुत ज्यादा वीडियो यहाँ पर लंबा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग टूल्स। यहां पर जो मेटा डेटा होता है उस मेटा डेटा के हार्वेस्टिंग टूल्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, मेटा डेटा हार्वेस्टिंग टूल्स की दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें, मेटा डेटा हार्वेस्टिंग की मतलब एक ही जगह पर, ध्यान देना, एक ही जगह पर, एक ही जगह से मेटा डेटा उठाकर, एक ही जगह से, ध्यान देना, मेटा डेटा उठाकर, मेटा डेटा उठाकर दूसरी जगह इकट्ठा करना, मेटा डेटा उठाकर दूसरी जगह इकट्ठा करना, इसलिए उसे यहां पर मेटा डेटा टूल्स प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4, ए डी एंड ई ओनली। अब वो कैसे हैं? सबसे पहले जो इसमें आता है वो आता है ओ ए आई पी एम एच, यानी कि ओपन आर्चीव्स, यानी कि यहां पर ओपन आर्चीव्स इनिशिएटिव प्रोटोकॉल, ओपन आर्चीव्स इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग, फॉर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग। यह सबसे ज्यादा, ध्यान देना, यह सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोटोकॉल है। कई बार आपसे एग्जाम में यहां पर पूछा गया है, सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोटोकॉल है दोस्तों। नेक्स्ट है यहां पर SRUSRW। ठीक है, यह जो है ये एक प्रकार का सर्च और रिट्राइवल प्रोटोकॉल है। ये किस प्रकार का प्रोटोकॉल है? यह एक प्रकार का सर्च और रिट्राइवल प्रोटोकॉल है जो मेटाडेटा को हार्वेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है यहां पर OAIORE, यानी कि एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स डिजिटल ऑब्जेक्ट है। यह क्या है? यह एक प्रकार का दोस्तों यहां पर कॉम्प्लेक्स डिजिटल ऑब्जेक्ट है। यह डिस्क्राइब और एक्सचेंज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहां पर ए डी एंड ई ओनली। ठीक है, तो आज की सीरीज को हम यहीं एंड करते हैं क्योंकि फिर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो इसके नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो हमारी सीरीज होने वाली है, सॉरी, उस नेक्स्ट सीरीज में हम इसके मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो 2025 का जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कंप्लीट यहाँ पर 100 जो सब्जेक्टिव पेपर है उसके सारे क्वेश्चन हमने बहुत ज्यादा डिटेल्ड में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर ली। तो ये एक प्रकार की आपकी बहुत ही अच्छी सीरीज है। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र बंधुओं को सभी को शेयर करें। और आप सभी को नई साल की, आगामी जो नया साल आने वाला है उसकी बहुत बहुत शुभेच्छाएं, हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। और किसी भी कोर्स से रिलेटेड आप जानकारी चाहते हो तो हमारे सारे कोर्सेज BSI एकेडमी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। आप किसी भी कोर्सेज में जाके यहां पर एनरोल कर सकते हो।